तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, जमानत नहीं। समझ गए होंगे आप किसकी बात कर रही हूं मैं। नमस्कार दर्शकों, सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान आज भी जमानत नहीं मिल सकी उसे। कानूनी दावपेच में मामला ऐसा उलझ रखा है कि आज चौथी तारीख थी, लेकिन जमानत 20 अक्टूबर तक के लिए सुनवाई के लिए टल गई। 3 अक्टूबर की रात को आर्यन खान को पहले एनसीबी ने पकड़ा था। 20 अक्टूबर को क्या होगा ये हम जानते नहीं हैं, ये सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन तब तक 17 दिन आर्यन खान जेल में गुजार चुके होंगे। आज मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखना चाहती हूं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कोर्ट रूम में आज क्या हुआ, कैसे दोनों तरफ के वकीलों ने अपनी आर्ग्यूमेंट्स और दलीलें पेश की। आर्यन की तरफ से और एनसीबी की तरफ से कोर्ट में क्या क्या कहा गया, और आइए आज मैं पहले आपको दिखाती हूं। सबसे पहले अमित देसाई जो आर्यन खान के वकील हैं, उन्होंने कहा जज साहब एएसजी कोर्ट रूम आने में लेट हुए। एएसजी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है वो देर से पहुंचे कोर्ट में। 12 बजे की सुनवाई थी, सुनवाई देर से शुरू हुई। तो सबसे पहले अमित देसाई ने ये बात नोट करवाई जज को। उसके बाद अनिल सिंह जो एडिशनल सॉलिसिटर हैं, उन्होंने कहा जज साहब मुझे माफ कीजिए। यहां से ड्रामा शुरू हुआ आज सुबह 12 बजे। व्हाट्सएप चैट और तस्वीरें से जाहिर होता है कि ये एक पूरी ड्रग चेन थी। ये अनिल सिंह जो एनसीबी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एएसजी ने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि बेल मिलने के बाद सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, इसीलिए आर्यन खान को बेल नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी की भी बात की। ड्रग्स केस में आरोपी नंबर 1 है आर्यन खान। आर्यन खान नंबर 1 आरोपी, लेकिन उन पर ड्रग बरामद नहीं हुए। नंबर 1 आरोपी और अनिल सिंह जी ने यह भी कहा कि सबूतों के आधार पर यह साफ है कि आर्यन कई सालों से ड्रग्स ले रहा था। ड्रग्स लेना, ड्रग्स की बिक्री करना और ड्रग्स की इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल होना, ये सब अलग अलग बातें हैं, पर ये दलीलें पेश की एएसजी ने। हमने पंचनामा और व्हाट्सएप चैट पेश किए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा पंचनामे में दर्ज है कि हमें स्वेच्छा से मोबाइल फोन दिया गया, यानी कि आर्यन खान ने अपने आप अपना मोबाइल फोन एनसीबी को दे दिया। और हम एक जिम्मेदार एजेंसी है जो कानून का पालन करती है, ये एनसीबी की दलील रही। और इस तरह के कृत्य के लिए 1 साल की सजा है, 1 साल की सजा। लेकिन आज 11वें दिन भी कोई जमानत नहीं। भले ही आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिला, पर वो ऐसे लोगों के संपर्क में था जिनके पास ड्रग्स होने के पुख्ता सबूत हैं। ये एनसीबी ने दलील पेश की, और एनसीबी ने यह भी कहा कि कोर्ट का लंच ब्रेक, इसके बाद लंच ब्रेक हुआ। ये सुबह तक की दलीलें थी, 2 बजे तक। उसके बाद कोर्ट में लंच ब्रेक हुआ और 3 बजे सुनवाई दोबारा से शुरू हुई। पूरा कोर्ट रूम ड्रामा मानो फिल्म की तरह चल रहा था, लेकिन कम से कम आर्यन खान और उसके परिवार में ये फिल्म जैसा बिल्कुल नहीं था। ये एक असलियत थी जो वो सुन रहे थे, देख रहे थे। एएसजी ने एनसीबी के हवाले से कहा कि एनडीपीएस जो एक्ट है उसके तहत ऐसे ही एक केस में आरोपी 3 साल से जेल में है। 3 साल से जेल में है। इस दलील का क्या मतलब? आर्यन खान को 3 साल के लिए भी रखा जा सकता है, क्या ये समझा जाए? सबूत बताते हैं कि ये साजिश थी, यानी कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। आर्यन खान कॉन्स्पिरेसी में, इसके सबूत कब आएंगे, कैसे आएंगे, एनसीबी के पास है भी या नहीं, ये सवाल आज दुनिया पूछ रही है। ड्रग्स नहीं मिलने पर भी धारा 37 लग सकती है, और ये भी कहा एनसीबी ने
कि ये केस समाज पर प्रभाव डाल रहा है और आगे जाकर ये भी कहा कि जब तक इन्वेस्टिगेशन जारी है ये कोई बेल का केस नहीं है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी तो बेल अपोज होती रहेगी और जज से दरखास्त की कि बेल नहीं मिलनी चाहिए आर्यन खान को। आर्यन अरबाज और अचित कुमार के संपर्क में थे, ये भी कहा एनसीबी ने। हम जांच के लिए एमईए यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के संपर्क में हैं, ये एनसीबी ने बताया। जमानत मिली तो जांच प्रभावित होगी, ये उनका मेजर आर्गुमेंट रहा और ये एनसीबी अपने वकील द्वारा कहती रही। अनिल सिंह जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, ये उनकी दलीलें थी। जज साहब मुझे भी अब अमित देसाई उतरे मैदान में और उन्होंने काउंटर किया एनसीबी की सारी दलीलें और कहा, जज साहब मुझे भी समाज की बहुत चिंता है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि एएसजी साहब ने इस केस को व्यक्तिगत तौर पर लिया है, पर्सनल लिया है। जिन केस का हवाला एएसजी साहब ने दिया है वो 2001 के पहले के हैं। एनसीबी के काम की तारीफ होनी चाहिए। पंचनामे में फोन स्वेच्छा से देने की नहीं, सीज करने की कि सीज नहीं करने की बात है, तो स्वेच्छा से कह रहे हैं दलील में, लेकिन वहां लिखा है पंचनामे में कि ये सीज किया गया। ड्रग के चेन में पहले डीलर आता है, फिर पेडलर आता है, उसके बाद कस्टमर या कंज्यूमर आता है, ये अमित देसाई ने बताया। तो क्या कस्टमर डीलर या पेडलर की तरह ट्रीट किया जाएगा? हम यहां बेल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ये अमित देसाई ने कहा। सीनियर काउंसिल अमित देसाई फिर कहा, आजकल के बच्चों की व्हाट्सएप चैट अलग तरीके की हो सकती है। व्हाट्सएप चैट इन्वेस्टिगेशन को बाधित किए बिना बेल दी जा सकती है और उन्होंने कहा कि आर्यन खान कोऑपरेट करेंगे, बाधित नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन को। जब कोई रिफॉर्म के स्टेज में है तो उसे मौका मिलना चाहिए। तो ड्रग अब्यूज रिफॉर्म के लिए हेल्प करना चाहिए लॉ को, या इस तरह जेल में रखना चाहिए। सॉरी, आर्यन को रिफॉर्म करने की बजाय कनेक्ट कर रहे हैं ये लोग, और ये सबसे बड़ी दलील रही कि 22 साल का आर्यन खान, इसे रिफॉर्म का मौका देना चाहिए या जेल में रखना चाहिए। तो ये रही कोर्ट में दलीलें जो पेश की गई। बावजूद इसके कि ये बहस बहुत देर तक चली, सवाल ये उठता है कि इस वक्त कम से कम जज कन्विंस नहीं हुए कि बेल का मामला, आज ही बेल मिलनी चाहिए। अब देखिए कल विजयदशमी है, एक्सक्यूज मी, उसके बाद 2 दिन की वीकेंड की छुट्टी है। अब 20 तारीख को बेल एप्लीकेशन लगाई जाएगी, जब तक 2.5 हफ्ते हो चुके होंगे आर्यन खान को जेल में। अब हम आपको बताते हैं कि इस पूरे वाक़े में एविडेंस और पॉलिटिक्स का भी बहुत कुछ लेना देना है। सबसे पहले कानून की लड़ाई में आर्यन खान का ड्रग्स पेडलर से संपर्क, एनसीबी ने कहा। सबूत की लड़ाई उन्होंने इन सेक्शंस के द्वारा कही, 8C, 20B, 27, 28, 29 और 35 NDPS एक्ट। राजनीतिक लड़ाई 2 अक्टूबर को एनसीबी की छापेमारी फर्जी थी, ये एनसीबी ऑलरेडी कह चुकी है। कहीं ना कहीं एनसीपी और बीजेपी की जंग भी छिड़ चुकी है। ड्रग्स के इंटरनेशनल रैकेट का संपर्क की जांच, ये एनसीबी कहती है। छापेमारी में 13 ग्राम कोकेन और 5 ग्राम मेफिड्रोन मिली है। ये क्या इनफ है इस तरह के केस के लिए? और छापेमारी में कोई ड्रग्स नहीं मिला, ये एनसीपी ने इल्जाम लगाया है बीजेपी पर और कहा है कि बीजेपी इशारा कर रही है एनसीबी को इस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए। उसके बाद यहाँ पर कहा जाता है कानून की लड़ाई में कि जांच तक जमानत मिलने पर असर पड़ सकता है। उसके बाद सबूत की लड़ाई में छापेमारी में 21 ग्राम चरस, 22 पिल्स ऑफ MDMA भी मिले हैं। 21 ग्राम ये कमर्शियल क्वांटिटी है
नहीं है। इस पर बहुत बहस छिड़ी हुई है, 22 पिल्स ऑफ MDMA। लेकिन राजनीतिक लड़ाई में एनसीपी का कहना है छापेमारी का बीजेपी कनेक्शन है, यानी कि इशारा बीजेपी दे रही है। और ऐसे ही मामले में दूसरे आरोपी 3 साल से जेल में, एनसीबी कहती है। लेकिन सबूत के तौर पर छापेमारी में आर्यन और उनके ऊपर कोई ड्रग्स नहीं मिले। लेकिन एक बात बताना चाहती हूं, और ये तस्वीर जाहिर करेगी, ये तस्वीर दिखाती है कि जिस दिन आर्यन खान को अरेस्ट किया गया उस दिन कौन लेकर आया, कौन 2 विटनेसेस थे। और ये 2 विटनेसेस इस वक्त एक राजनीतिक लड़ाई में शामिल हो चुके हैं और इस के बीच में महाराष्ट्र में एक अपनी लड़ाई चल रही है। एक विटनेस है मनीष भानुशाली और एक है गोसावी, जो दोनों बीजेपी से जुड़े बताए जा रहे हैं। और आज इन दोनों का कोई पता है ही नहीं, एब्सकॉन्डिंग करार दिया जा रहा है। इसलिए सवाल बहुत से उठ रहे हैं। सवाल पूछना चाहती हूं, पब्लिक के सवाल हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख क्यों? व्हाट्सएप चैट क्या इतना बड़ा सबूत होता है? क्या शाहरुख खान का बेटा होना ही सजा है? क्या आर्यन राजनीति का शिकार है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और आइए आज मैं आपको अपने पैनल से मिलवाती हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास सिंह, फॉर्मर ASG हैं। हमारे साथ पिंकी आनंद हैं, सीनियर एडवोकेट और फॉर्मर ASG। रिजवान सिद्दीकी, सीनियर एडवोकेट। मुनीश भल्ला, फॉर्मर NCB ऑफिसर। राम कदम, बीजेपी लीडर। सबसे पहले लीगल इशू पर चलते हैं और विकास सिंह जी से मेरा सवाल है। विकास सिंह जी, आप क्या समझते हैं कि ये एक नॉर्मल केस है? एनसीबी की दलील है कि ऐसे केसेस में हमने तो 3 साल से जेल में रखा हुआ है और अब आर्यन खान अगर पहले एक सेल में था, अब बैरक में जाएगा, तो इस तरह के केस में ऐसा ही होना चाहिए और ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। अब तक के सबूतों से आपकी राय में, आपने ये केस बहुत नज़दीकी से देखे हैं, आपकी राय में क्या ये केस इतना संगीन है कि आर्यन खान 20 तारीख तक जेल में रहें और 20 तारीख को भी पता नहीं क्या फैसला आएगा? देखिए नविका, मेरा ये बड़ा स्पष्ट मानना है कि अगर तो आर्यन खान जिस 3 साल के लोगों की बात कर रहे हैं वो पेडलर्स की बात कर रहे हैं, जो ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व, जो जिनके बारे में प्रूवन है कि भाई वो आदान प्रदान कर रहे हैं, खरीद रहे हैं ड्रग, बेच रहे हैं ड्रग, वैसे लोगों को अगर पोजीशन ना भी हो तो आप रख सकते हैं। बट ये अगर एनसीबी का कहना है कि आर्यन खान शाहरुख खान के लड़के अपना कोई व्यवसाय नहीं कर रहे, सिर्फ ड्रग ट्रेड कर रहे हैं, ये मानने को मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। जहां तक कि कंजम्पशन का सवाल है नविका, मैं तो आपसे एक स्टेप आगे जाता हूं। अगर आपको कोई ड्रग एडिक्ट मिलता है जो कि ड्रग उसका भरा हुआ अंदर, वो रोज ड्रग लेता है, उसके खून में भी है, उसके हेयर सैंपल में भी, हर जगह ड्रग है, उसको क्या हम जेल में डालते हैं या उसको रिहैब सेंटर में डालते हैं? हम उसको रिहैब सेंटर में डालते हैं, जेल में नहीं डालते, जबकि वो भी सजा के लायक है। 1 साल की सजा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन उसको हम क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है इसलिए कोई उसको अरेस्ट नहीं करता, उसको स्ट्रेट अवे रिहैब सेंटर भेजा जाता है। यहाँ पर जो है इनके पास पोजीशन नहीं मिला। ये जो कानून है ना, ये पूरा कानून सिर्फ पोजीशन बेस्ड है और सजा तय होती है क्वांटिटी ऑफ पोजीशन से। अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो 1 साल, अगर मीडियम क्वांटिटी है तो 10 साल और कमर्शियल क्वांटिटी है तो 20 साल। और ये क्वांटिटी भी स्पेसिफाइड है एक्ट में। हर ड्रग की क्वांटिटी, स्मॉल और कमर्शियल क्वांटिटी स्पेसिफाइड है एक्ट में ही, शेड्यूल में, कि ये स्मॉल क्वांटिटी है, ये कमर्शियल क्वांटिटी है और बीच वाला इंटरमीडिएट क्वांटिटी है। तो जो भी आदमी पकड़ाता है, पेडलर को छोड़ के, जो ड्रग का सिर्फ डील कर रहा है, उसका काम ही सिर्फ है डील करना, वैसे आदमी को छोड़ करके जो भी आज पकड़ाता है वो उसकी सजा इससे तय होती है। अगर स्मॉल क्वांटिटी वाला पकड़ाता है तो उसको भी रिमांड नहीं मिलता, उसका भी कस्टडी नहीं होता, पुलिस को ही बेल दे रहा है उसमें। खाली मीडियम क्वांटिटी और जो कमर्शियल क्वांटिटी वाले हैं जहां बेल नहीं मिलता है और वहां उनको अरेस्ट किया जाता है, जहां पुलिस को बेल नहीं देने का अधिकार है। तो हमारे हिसाब से ये जो केस है, ये पिछले साल भी आपको याद होगा नविका, जब सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा था, एनसीबी को लाया गया था लोगों का ध्यान को बटाने के लिए कि लोग सीबीआई का केस भूल जाए और नए केस पे आ जाए। इस समय भी ऐसा कुछ षड्यंत्र लग रहा है कि कोई ना कोई बड़े केस से लोगों की नजर को हटाने के लिए
एनसीबी सडनली एक ऐसे हाई प्रोफाइल आदमी को पकड़ के बैठा है जिसमें कि सारी मीडिया, सारे चैनल सिर्फ यही चला रहे हैं, आर्यन खान ही चला रहे हैं, और कोई इशू आज के दिन चल नहीं रहा है। तो इसलिए कुछ ना कुछ ध्यान बटाने का इंटेंशन है। अब किस चीज से ध्यान बटा रहे हैं वो तो वही जानते हैं, मैं नहीं कह सकता। उस समय तो सुशांत सिंह राजपूत के सीबीआई केस से ध्यान बटाने का इंटेंशन था, क्योंकि आज तक देखिए साल भर हो गया, सीबीआई ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला, और हम लोग परेशान है कि सीबीआई क्यों नहीं कुछ अंजाम दे रहा है उस इन्वेस्टिगेशन का। आज तक क्यों नहीं सीबीआई बता रहा है कि क्या षड्यंत्र में हुआ था उस दिन, कैसे सुशांत को मारा गया, और किसने कंस्पायर किया उसको मारने के लिए। तो इसलिए ये जो है मेरे हिसाब से कानून का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। और जब इन्होंने गलती कर दी है अरेस्ट करके, अब गलती को जस्टिफाई करने के लिए इंटरनेशनल सिंडिकेट और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। लग रहा है जैसे कि आर्यन खान जो है वो फिल्म डायरेक्शन या वगैरह नहीं सीख रहे हैं, वो तो सिर्फ ड्रग ट्रेड के ही भारी किंगपिन है। इस तरह का वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत हो रहा है। 22-23 साल के लड़के को इस तरह से अरेस्ट करके जेल में डाल देना, ये कानून का कभी भी उद्देश्य नहीं है। विकास सिंह जी, जब पिछले साल रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हुई थी तब तो आपने ऐसा नहीं कहा था, क्योंकि तब रिया चक्रवर्ती 25 साल की थी, उन्हें भी अरेस्ट किया गया था, आपने इतना अपोज नहीं किया। आज आप आर्यन खान के अरेस्ट को अपोज कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? नविका, आपकी मेमोरी आपको फेल कर रही है। मैंने हर चैनल में कहा था, आपके चैनल पे भी कहा था कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ भी एनसीबी का कोई केस नहीं बनता है। मैंने उस समय भी कहा था, लेकिन मैंने साथ साथ ये कहा था कि क्योंकि मेरा ये स्पष्ट मानना है कि वो जिम्मेदार है सुशांत सिंह राजपूत के मौत के लिए, तो मैंने कहा था कि कम से कम डिवाइन जस्टिस हो रहा है। उसको सीबीआई ने अरेस्ट करना तो उसने नहीं किया, चलो कम से कम एनसीबी ने कर लिया। लेकिन मैंने स्पष्ट हर चैनल में कहा था उस समय भी कि चूंकि उसके पास भी पोजीशन नहीं था तो उसके खिलाफ भी केस नहीं बनता था। अगर आपके पास आर्काइव में अगर आप मेंटेन करते हैं मेरा, अगर आप चलिए ठीक है, निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। द लॉयर एज दे से एंड द सीनियर काउंसिल इज ऑलवेज राइट. Who am I to disagree with him? But let me get in. मैं पिंकी आनंद जी को लाना चाहती हूँ इस डिबेट में. पिंकी आनंद जी, विकास सिंह जी कह रहे हैं और उनका ये मानना है कि किसी बड़े मुद्दे से भटकाया जा रहा है, इसीलिए ये एनसीबी कर रही है। पिछले साल भी यही किया था, अब भी ये हाई वैल्यू टारगेट उन्हें आर्यन खान का मिला है, जबकि पोजेशन में उनके कोई ड्रग नहीं मिला। जो एक्ट पोजेशन के ऊपर आधारित हो, उसमें अगर आर्यन खान से कोई ड्रग बरामद ही नहीं हुआ, और उनके, मैं नहीं जानती तथ्य क्या हैं क्योंकि ये तथ्य इस वक्त एनसीबी के पास हैं, पर कम से कम आर्यन खान के जो लॉयर हैं अमित देसाई, उन्होंने कहा कि कोई मेमो भी नहीं है कि स्वेच्छा से अपने आप आर्यन खान ने अपना फोन दे दिया। अब उसमें व्हाट्सएप चैट्स और उसके बाद ये कहना कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, उसकी वजह से आर्यन खान को जेल में रखना, ये लीगली सस्टेनेबल है एज एन आर्ग्यूमेंट इन कोर्ट? नविका, जहां तक बात हो रही है नारकोटिक्स एक्ट की और उसके अंदर जो भी प्रोसिक्यूशन की, ये कहना कि कोई केस नहीं बनता, शायद इस स्टेज पर ना तो मुनासिब होगा ना तो उचित होगा। अभी जो मामला चल रहा है, जहां तक इशू का सवाल है, उसमें एक तो बेल का सवाल है कि बेल मिलनी चाहिए अब या नहीं मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो बेल मूव करी जाती है मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, जहां पर मेंटेनेबल था ही नहीं। उसके बाद अब सुनवाई हुई है, मैटर रिजर्व हुआ है और 20 तारीख को जो जजमेंट है वो प्रोनाउंस होगी, वो एक विषय हो गया। जहां तक मेन मुद्दे का सवाल है, ये कहा जा रहा है कि विकास सिंह जो कह रहे थे कि पोजेशन के ऊपर, जब तक पोजेशन नहीं है, सिर्फ कंजम्पशन के ऊपर कुछ भी करना नाजायज होगा। ये अपने आप में सही भी है और गलत भी है। गलत इसलिए है कि अगर आपने कंज्यूम किया है, वो माइनर ऑफेंस सही, ऑफेंस डिफरेंट टाइप का है, माइनर है लेकिन ऑफेंस है, फर्स्ट। सेकेंडली, यहाँ पर जो एलिगेशंस है वो यही है कि आर्यन खान इज इन्वॉल्व्ड इन अ कॉन्स्पिरेसी। वो कॉन्स्पिरेसी में दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व है, जहां पर ये सारा मामला पेडलिंग और ड्रग ट्रेडिंग का है। ड्रग्स रिकवर हुए हैं, दूसरों के पास से हुए हैं, जो उसके को अक्यूज है, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ये सब चीजें अब सामने आ चुकी हैं। आगे तहकीकात जारी है, जो आगे आएगा उसी से पता चल सकता है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ उनके पास से कोई रिकवरी नहीं हुई इसलिए कोई केस नहीं बन सकता, ये अपने आप में नाजायज बात होगी। कानून इस बात को नहीं मानता। इवन शौविक के केस में
जो पीछे ये साल भर हुआ था, वहां पर भी बेल डिनाई की गई थी जबकि कोई रिकवरी नहीं हुई थी। ये बातें होती हैं किसी आधार के ऊपर। कॉन्स्पिरेसी में ये जरूरी नहीं कि किसी शख्स के साथ उसके पास में ही कुछ मिले, अगर उसके साथ इन्वॉल्वमेंट हो, दूसरों के साथ हो। और आप देखिए सारे एनडीपीएस के जो सेक्शंस लगाए गए हैं उसमें अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी, डीलिंग विद अदर पीपल एंड एज फार एज ड्रग ट्रेडिंग इज कंसर्न, ये सब चीजें इकट्ठी करके ये सारे चार्जेस हैं। आज भी जो दलीलें हुई हैं आप उसमें भी देखेंगे कि जो को एक्यूज का बयान है वो भी सामने लाया गया है। उसकी अहमियत क्या है, लीगैलिटी आगे जाकर वैल्यूएशन क्या है, वो बात की बात है। टुडे यू हैव अ केस जहां पर उनके खिलाफ केस बनता नजर आ रहा है, उसका क्या होगा अंजाम वो आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, और मैं रिजवान सिद्दीकी को लीगल पॉइंट पे लाना चाहती हूँ। पॉलिटिक्स तो हर चीज में हमारे देश में होती है, तो पॉलिटिक्स पर 1 मिनट में आती हूँ, लेकिन पहले मैं रिजवान साहब से ये पूछना चाहती हूँ, रिजवान सिद्दीकी जी। रिजवान सिद्दीकी जी, पिंकी आनंद का कहना है कि केस बनता हुआ नजर आ रहा है इसीलिए केस है, लेकिन सवाल कई जगह ये भी उठ रहा है कि पहले 2 दिन एनसीबी ने रिप्लाई नहीं फाइल किया, तो इसलिए 2 दिन आर्यन जेल में रहे, सुनवाई के लिए वो मैटर टल गया। उसके बाद आज एएसजी थोड़ा लेट पहुंचे, हाँ थोड़ा लेट पहुंचे, लेकिन क्या ये भी एक इत्तेफाक है? क्या ये इत्तेफाक है कि आज जब बेल नहीं मिला या ऑर्डर रिजर्व रखा गया है और फिर लॉन्ग वीकेंड है क्योंकि फेस्टिवल का माहौल है, छुट्टियां हैं, नॉर्मली लोगों का कहना है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बेल इज द नॉर्म, जेल इज द एक्सेप्शन। तो फिर इस केस में ऐसा होता हुआ क्यों नहीं नजर आ रहा? कुछ लोग इस पे पूरा वर्डिक्ट बंटा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे भाई सुपरस्टार का सन है तो इनके लिए कानून अलग होना चाहिए, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं बेल इज द नॉर्म, तो फिर जेल में क्यों रखा हुआ है? आप किस तरफ है? देखिए मैं आपको बताऊंगा, पहले तो मुझे बताइए कि एम आई ऑडिबल? यस, वी कैन हियर यू। ओके, ऑलराइट। देखिए मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं बात करना चाहूंगा, ना कि अजम्पशन प्रिजम्पशंस पे बात करना चाहूंगा, बिकॉज प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो अपनी तरफ से सही हैं, और इस केस में भी जो प्रोसिक्यूशन को करना है, प्रोसिक्यूशन अपना आर्ग्यूमेंट कर रहा है, और डिफेंस को जो करना है वो डिफेंस कर रहा है। बट जो चीज मैंने देखा है अभी तक वो ये है कि हर मोड़ पे हम लोग एक पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट देख रहे हैं विटनेसेस को लेके, पंचास को लेके, कि ये जो पंचास थे दे वर नॉट क्रेडिबल, एंड ये सेक्शन 100 ऑफ सीआरपीसी के हिसाब से they were not credible witnesses which could have been taken into consideration as पंचास। आप ये देखते हुए भी अगर आप देखेंगे कि सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी बहुत क्लियर है, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन और समझिए कोई भी पुलिस अथॉरिटी या फिर लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज अगर कोई केस करते हैं और अगर उनका इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट होता है विच इज अ पार्ट ऑफ ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स में हेल्ड किया हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन शुड बी फेयर, एंड इफ द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट फेयर दैट मींस द ट्रायल इज आल्सो नॉट फेयर। तो इस टाइप के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में कहा है कि यू कैन इमीडिएटली इन्वोक द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 एंड मूव द हाई कोर्ट सेइंग दैट द इन्वेस्टिगेशन हैज अ लॉट ऑफ लकूनास, ये पंचास भी सही नहीं हुए हैं। तो इस केस में अभी तक नहीं देखा है किसी ने, ना किसी ने डिस्कस किया है। मैं भी वही देख रहा हूं कि हर आर्ग्यूमेंट इज ऑन बेल। व्हाई बेल अलोन? माय क्वेश्चन इज दैट इफ यू आर चैलेंजिंग दैट द प्रोसिक्यूशन इज नॉट डूइंग अ गुड जॉब एंड प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को चैलेंज किया जा रहा है जो आज की तारीख में एब्सकॉन्डिंग है, तो क्यों नहीं हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया अभी तक अंडर सेक्शन 482? और क्यों नहीं हाई कोर्ट को यह बताया गया कि जो पंचास की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया गया, और बाकी के जो आर्ग्यूमेंट्स है, जो बेल के आर्ग्यूमेंट्स है, सेम आर्ग्यूमेंट्स कैन बी कंसिडर्ड बाय द हाई कोर्ट विद एडिशनल थिंग्स दैट इज विटनेसेस, बिकॉज हाई कोर्ट के पास जो पावर्स तो एब्सकॉन्डिंग है, विटनेस तो एब्सकॉन्डिंग है। और विटनेस के मामले में मैं महेश तापसे जी एनसीपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश तापसे जी, सवाल पब्लिक का शो पर और टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका बहुत स्वागत है। पहली बार आप आए हैं हमारे चैनल पर। सवाल आपसे पूछूंगी कि हमेशा शुरू से इस केस में एनसीपी ने सवाल उठाए हैं कि ये राजनीति से प्रेरित केस है।
आपने विटनेसेस, बीजेपी के वर्कर्स अंदर क्यों थे, वो किस तरह से उन्होंने मैसेज दिया या जानकारी दी एनसीबी को, इन सब पर आपने सवाल उठाया है। आपने वकीलों की भी दलील सुनी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसी क्या बात है जो आपको लगता है कि ये राजनीतिक केस बन गया? नमस्कार नाविका जी, और सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे आपके चैनल पर बुलाने के लिए। शुरुआत से ही मतलब इस क्रूज रेड के तीसरे दिन के बाद हमें ऐसा समझने लगा कि जिन लोगों को विटनेस या पंच के रूप में वहां पे दिखाया गया और वहाँ एनसीबी ने डिनाई किया दैट दे आर नॉट द ऑफिसर्स ऑफ द नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, तो हमने कुछ छानबीन की कि जिसके साथ, जिन लोगों के साथ या जो अपने सेल्फी आर्यन खान के साथ लगा रहे थे, कौन है। तो हमें ऐसा दिखाई दिया कि एक व्यक्ति जो किसी ड्रग यूजर को वहां से लेकर आ रहा है, उसका नाम था मनीष भानुशाली, और उनका फेसबुक प्रोफाइल चेक करने के बाद ऐसे पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े कार्यकर्ता हैं। मैं बड़े इसके लिए कहता हूँ कि उनकी जो पिक्चर थी या प्रोफाइल पे जो पिक्चर्स देखे, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ पिक्चर्स थे, होम मिनिस्टर साहब के साथ पिक्चर्स थे, सेंट्रल के कई मंत्रियों के साथ पिक्चर्स थे, और स्टेट के भी अलग अलग मुख्यमंत्री और बाकी के अन्य पदाधिकारियों के साथ उनके पिक्चर्स थे। तो इसीलिए हमने ये पूछा कि अब अगर वहां पे एनसीबी की एक रेड है तो वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता क्या करें। ये एक भानुशाली जी के संदर्भ में हुआ। दूसरे जो मिस्टर केपी गोसावी थे, उनका हमने पता लगाने की कोशिश की, तो वहां देखा गया कि केपी गोसावी नामक व्यक्ति जो अपना एक सेल्फी वायरल कर रहा था, जो पेपर में भी छपा और सारे मीडिया ने भी उसे दिखाया, ये व्यक्ति, उनके ऊपर खुद पुणे पुलिस का एक गुनाह दर्ज है और वो लोगों को नौकरी दिलाने के एवज में पैसे लेके फरार हुए हैं। इस प्रकार की कई दलीलें हैं। तो हमने सिर्फ एनसीबी को एक प्रश्न पूछा कि आपके साथ ये जो दो लोग थे वो कौन थे। तो वहां से दूसरे दिन कुछ मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये विटनेस थे। तो आपके पास जो विटनेस थे, अगर आपकी रेड है, आपका यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, तो ऐसा कोई भी अच्छा विटनेस जिसका कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिसका क्लीन बैकग्राउंड है, ऐसा आपको नहीं मिला क्या? ये पहला प्रश्न पूछा। एनसीपी का, हमारी पार्टी का मानना है कि पिछले साल 1.5 साल में जो हमने देखा है कि इंस्टीट्यूशन जो है, जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं भारत सरकार की, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का बहुत ज्यादा प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता 1 दिन 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये नेताओं के मैं नाम जाहिर कर रहा हूं और इन नेताओं को ईडी पकड़ेगी, इनको सीबीआई पकड़ेगी, इनको एनसीबी पकड़ेगी, और हफ्ते 2-4 दिन में हफ्ते इल्जाम आप पर है। राम कदम जी बीजेपी से हमारे साथ है। राम कदम जी, क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? क्यों ये कहा जा रहा है कि एनसीबी के छापेमारी में बीजेपी का कार्यकर्ता वहां मौजूद है? क्यों सेल्फी खिंचा रहा था? क्या आर्यन खान एक सुपरस्टार का बेटा इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि किसी बड़ी चीज से, किसी बड़ी मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाना है? ये आप पर बहुत बड़ा इल्जाम है। जवाब। नविका जी, आज की इस मंथना में राष्ट्रवादी के प्रवक्ता बोल रहे थे, हम मौन होकर के उनकी बातें हमने सुनी। उम्मीद करता हूं कि पूरा मौका दे, उसके बाद जो कुछ सवाल उठाऊंगा मैं, उसका वो जवाब दे सकते हैं। सबसे पहला अहम बिंदु यह उठता है कि वे बार बार आरोप लगा रहे हैं कि मनीष भानुशाली ने जो इंफॉर्मेशन दी एनसीबी को कि यहाँ पे इस प्रकार से ड्रग मिलेगा, ड्रग का रैकेट मिलेगा, उस इंफॉर्मेशन को लेकर के ये बात कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण देश के लिए कौन सा विषय है कि उस व्यक्ति ने, अब वो कौन से दल के साथ जुड़ा है, कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन सी विचारधारा को अपनाता है, यह विषय बाद में आता है। सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय ये है, उसने देश के हित में, देश के नौजवानों के हित में एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन एनसीबी को साझा की है। देश उसकी प्रशंसा कर रहा है, पर एनसीबी के नेताओं को क्या हो गया? एक हद के नीचे तक जाकर के ये गिर रहे हैं, ऊंची राजनीति कर रहे हैं। केवल मात्र एनसीपी के मंत्री के दामाद को
जेल के सलाखों के पीछे 8 महीने रखा, क्या वही दर्द उनकी पत्रकार वार्ता में छिलक रहा है? या वाजे जिस प्रकार की वसूली कर रहा था वैसे ड्रग माफिया से इनकी वसूली हो रही है, और अब एनसीपी कार्रवाई करे तो वे ड्रग माफिया सारे दुखी है, इसके लिए एनसीपी के एक के बाद एक सारे नेता खुल करके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ड्रग माफिया का समर्थन कर रहे हैं। जो एनसीबी अफसर साहस के साथ ड्रग माफिया पर कार्रवाई कर रहे हैं, उनका समर्थन करने की जगह उन पर टूट पड़ने का काम महाराष्ट्र के ये तीनों दल कर रहे हैं। ये कहां तक जायज है? इस पर मनीष भानुशाली या गोसावी उनके कैरेक्टर या उनकी बाकी चीजों पर चर्चा हो सकती है, पर उन्होंने जो इंफॉर्मेशन एनसीपी के साथ साझा की, क्या वो इंफॉर्मेशन देश हित में नहीं है? केवल और केवल ये न के न प्रकारे भाजपा का नाम जोड़ना, क्या संबंध है भाजपा का इसमें? यदि सीबीआई ईडी किसी को बुलाती है तो जी हाँ, भाजपा के नेताओं ने अध्ययन करके आधार पर देश और दुनिया के सामने रखा है, ये तुम्हारा नेता है, ये तुम्हारा मंत्री है, इसका बैंक अकाउंट नंबर ये है, इस अकाउंट से इतनी राशि उस कंपनी में गई है, ये वैध है अवैध है, ये सारी चीजें सूरज की रोशनी में हमने आपको दिखलाई है। अब वही आधार पर ईडी को कंप्लेंट की जाए तो स्वाभाविक रूप से ईडी काम करेगी। पर ये एनसीपी के नेता यानी राष्ट्रवादी दल के नेता चाहते हैं कि एनसीपी को ताला लगाया जाए, यानी खुद तो ये कार्रवाई करेंगे नहीं, इनकी पुलिस पूरी तरह से इन्होंने वसूली के कामों में लगा दी है, और पूरी तरह से न उनको कार्रवाई करने देंगे न एनसीपी के अफसर काम करेंगे, उनका मनोबल गिराएंगे, उन्हें अपमानित करेंगे, उनके बारे में भला बुरा कहेंगे, देश में एक अलग माहौल बनाएंगे। सियासत करने के लिए कई मुद्दे मिलेंगे। आज महाराष्ट्र में तुम्हारी सरकार है, कल हमारी आएंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। इस पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा नंबर है और ये फैक्ट है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ राम कदम जी, अगर आप कंट्री वाइड देख लें तो एनसीबी जैसी एजेंसीज ने कम पकड़ा है नारकोटिक्स, और स्टेट पुलिस, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रही हूं, पर डिफरेंट राज्यों की स्टेट पुलिस ने ज्यादा नारकोटिक्स पकड़ा है। कम से कम 2900 मेरे ख्याल से किलो पकड़ा गया है चरस नारकोटिक्स और बाकी ड्रग्स, उसमें 2000 तो स्टेट पुलिस पकड़ती है। एनसीबी का रोल तो कम है, लिमिटेड है, तो एनसीबी पर आपको इतना भरोसा क्यों है? सवाल आज पब्लिक ये भी पूछ रही। विषय नाविका जी, एनसीबी पर भरोसा होना या न होना ये नहीं है। जो महाराष्ट्र सरकार की पुलिस का काम था वह एक इस विषय में एनसीबी ने किया है, महाराष्ट्र की सरकार कर नहीं पाई, पुलिस कर नहीं पाई। हम पुलिस को दोष नहीं देंगे, जब पुलिस से 100 करोड़ के हफ्ते की उगरानी करने के लिए अगर सरकार स्वयं बोले तो उस पुलिस से क्या उम्मीद की जा सकती है? तो इसके लिए ये पर्टिकुलर विषय की यदि बात करें तो हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि महाराष्ट्र सरकार की मंशा ही नहीं थी ड्रग माफिया को पकड़े। जवाब दीजिए तापसे जी, जवाब दीजिए तापसे जी। आपका तो एक ऐसा स्टेट है जहां फॉर्मर होम मिनिस्टर गायब हैं, तो एक विटनेस गायब हो गया तो क्या फर्क पड़ता? आपके मुंबई पुलिस कमिश्नर गायब हैं, एक विटनेस गायब हो गया तो क्या हो गया? अब तो ऐसा लगता है जैसे कंपटीशन है, वहां किसी को बुलाया जाता है तो यहाँ सेंट्रल एजेंसी किसी को बुलाती है तो वहां मुंबई पुलिस उसको वापस बुला लेती है। तमाशा सा बन गया है ये सेंटर और महाराष्ट्र के बीच। सबसे पहले मैं हमारे मित्र राम कदम जी को कहना चाहूंगा कि हम किसी की जात और धर्म पूछते नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी का इतना पूछना हमारा अधिकार है क्योंकि वहां पे उनके फोटो प्रोफाइल पे थे, वो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ थे और बाकी के नेताओं के साथ। उनकी जात हमने कभी नहीं पूछी। वो शायद जात और धर्म की राजनीति, आपकी पार्टी को मुबारक, और आप अच्छी तरह से उसको पूरे देश में। मैंने दल की भी बात की, हमने दल की भी बात की। अभी मैंने आप बोलिए मत ना राम भाई, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, तो आपसे हम सीख रहे हैं किस प्रकार से बात करना चाहिए टीवी चैनल पे। तो दूसरी बात, नाविका जी ने एकदम दुरुस्त बोली कि नेशनल जो नारकोटिक्स एजेंसी है और जो स्टेट एजेंसी है, द रिकवरी ऑफ द स्टेट एजेंसी सीम्स टू बी हायर, बट देयर इज नो शो ऑफ, मतलब यहाँ पे किसी प्रकार की मीडियाबाजी नहीं नजर आ रही है। मुंबई पुलिस का भी नारकोटिक्स ब्रांच है, उनके पास भी बहुत बड़ी रिकवरी उन्होंने की है। शायद वो नहीं उस प्रकार से मीडिया में पूछा
विकल्प है। और ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को बचने का काम, या आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि पुलिस की हस्तागोली का काम, आपने अगर आरोप किया है, आपने मतलब मैं आईन से आप नहीं कह रहा हूँ, जिन्होंने भी पूर्व गृह मंत्री पे आरोप किया उनके पास हो रहे हैं अदर देन द एप्लीकेंट। तो ये सारी चीजें नहीं, तापसे जी इस पर तो ये भी सवाल होगा कि आपने परमवीर सिंह जी को मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाया, आज आपको उनसे प्रॉब्लम है, आपने कहा कि करप्शन है, जब उन्होंने वसूली गेट बताया तो ये तो अगर महाराष्ट्र की सरकार कहती है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो अटपटा सा लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम तो सब जगह है। लेकिन मैं मोनीश भल्ला जी से पूछना चाहती हूँ। मोनीश भल्ला जी, लीगल दलीलें थीं आज कोर्ट में, सवाल सबसे पहले ये उठता है, और दिस इज ऑल्सो सोशल इशू, ये एक हमारी सोसाइटी का इशू है। एक 22 साल का लड़का अगर पकड़ा जाता है ड्रग्स के मामले में, तो हमें एक एज अ सोसाइटी उसे रिहैब भेजना चाहिए, ड्रग्स की आदत से छुड़वाना चाहिए, या हमें उसे जेल में रखना चाहिए और इस तरह के वातावरण में रखना चाहिए जहां से रिफॉर्म का रास्ता कम से कम बहुत मुश्किल होगा। नाविका जी, मैं काफी देर से सबको सुन रहा था। पॉलिटिक्स में तो मैं बिल्कुल कोई कमेंट नहीं करूंगा, मेरा सब्जेक्ट नहीं है वो। मैं आपको एक प्रैक्टिकल इश्यूज बताऊंगा। 2000 करीब 20 साल पहले अक्टूबर 2001 में एनडीपीएस एक्ट में मेजर चेंजेस आई थी। आई वाज इन डिपार्टमेंट, आई वाज इन द एनसीबी एट दैट टाइम। तो उस टाइम पे जो 1985 का जो एक्ट बना उसमें मेजर चेंजेस आई, और वो चेंजेस में जो आज बात कर रहे हैं रिफॉर्म्स, इसी चीज को लेके आई थी वो चेंजेस। अगर आप सेक्शन 37 पढ़ेंगे जिसके अंदर ये बेल की बात हो रही है सारी, उसके अंदर एक क्लॉज ऐड कर दिया। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप थोड़ी सी भी क्वांटिटी पकड़ी जाए तो 5 साल की मिनिमम सजा होती। उसके बाद उसको चेंज किया गया और ऑन 2 अक्टूबर 2001 और नोटिफिकेशन से उसको अमेंडमेंट कर दी। उसमें उन्होंने उस बेल के प्रोविजंस में ये चीज डाल दी कि अगर 27A या उसके दूसरे सेक्शंस लगें तभी उसकी जो 37 की जो कंडीशंस हैं वो पूरी उसमें लगेंगी। यानी कि जो जज साहब हैं वो तभी बेल दे पाएंगे जब उसकी 3 कंडीशंस पूरी होंगी। पहली कंडीशन के प्रोसिक्यूटर को या जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको चांस दिया जाए अपना केस रखने के लिए। दूसरा, जज साहब ये भली भांति देख लें कि ये आदमी जिसके ऊपर केस बना है, जिस लड़के पे केस बना है, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो फ्यूचर में भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। अब ये जो थर्ड कंडीशन है कि फ्यूचर में भी इन्वॉल्व नहीं होगा, वो बहुत डिटरेंट है। मतलब वो उसके ऊपर ये कोई कैसे कहेगा ये कल को मैं फिर ये जिसको मैं बेल दे रहा हूं ये बाद में कभी भी ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये कंडीशन बहुत टफ थी। इसको रिफॉर्म लेके आए इस पे, और इसमें इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया। जब इसका अमेंडमेंट किया गया, साथ ही साथ में एक और सेक्शन बनाया गया। आपके साथ हमारे साथ पिंकी आनंद जी हैं, इतने सीनियर हैं तो ये जानती हैं कि 64A को उसको उसमें डाला गया। जब जो रिफॉर्म की बात करता है वो ये कहता है कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट पकड़ा जाता है और वो एडमिट करता है कि मैं ड्रग्स लेता हूं, और वो स्मॉल क्वांटिटी में पकड़ा जाता है और वो एडमिट करता है कि मैं ड्रग्स लेता हूं, मैं कंज्यूम करता हूं, उसको वॉलंटरी अगर वो बोले और वो बॉन्ड दे तो वो मेडिकल कंडीशंस पे उसको रिहैब सेंटर में भेजा जाएगा। अब ये इसमें बड़ी क्लियर है कि उसको वॉलंटरीली आगे से आके बोलना है कि मैं ड्रग्स कंज्यूम करता हूं, स्मॉल क्वांटिटी के ड्रग्स थे और मेरे को रिहैब में भेजा जाए, तो गवर्नमेंट या प्राइवेट रिहैब सेंटर में उसको भेजा जाएगा। सेक्शन 64 तो आर्यन खान केस में उन्होंने एक्सेप्ट किया, एटलीस्ट जो कोर्ट में दलीलें दी जा रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने अपनी इच्छा से फोन दिया, बावजूद इसके रिहैब की बात अभी तक सुनाई नहीं पड़ी। हाँ, अभी मैं इसी चीज पे आ रहा हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है, जितना मैंने आज ये कोर्ट का प्रोसीडिंग्स को देखा, आर्यन खान का जो पहला जो स्टेटमेंट था कन्फेशन वाला, उसने उसको रिट्रैक्ट कर दिया। यानी कि वो जो पहला स्टेटमेंट लिखा गया उसको उन्होंने रिट्रैक्ट कर दिया, कोर्ट में बोला गया इस बात को। और जो सेकंड स्टेटमेंट जो उनका था उसमें उसने ये कंजम्पशन की जो बात है कि यू हैव टू वॉलंटरी से आई वाज कंज्यूमिंग इट, मैं ड्रग एडिक्ट हूं
और मुझे रिहैब में भेजा जाए, वो उसको आगे से बोलना है, उनके वकील को बोलना है, डिपार्टमेंट को नहीं करना है। ये चीज को समझने में लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अगर कोई भी सेक्शन पढ़ेगा बड़ा क्लियर है, इट इज वेरी सिंपली वर्डेड। दूसरी बात, एनसीबी एक बहुत प्रोफेशनल एजेंसी है। एनसीबी का काम ऐसे छोटे मोटे केस करना नहीं है। मैं खुद बता रहा हूं, ऐसे केसेस करना, इतने 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम पकड़ना हमारा काम नहीं है। हमारा काम बड़े केसेस करना है। और आप देखें कि देश में जो बड़ा ड्रग माफिया है, तो आर्यन खान का केस छोटा है या बड़ा? मैं इसको, जहां तक केस का सवाल है, केस बहुत छोटा है, बट अब इट इज इन अंडर अ स्कैन। देखिए 300 केस हुए पिछले साल। केस छोटा, लोग बड़े। आपने बहुत बड़ा मुद्दा छेड़ दिया है मोनीश भल्ला जी। इस मुद्दे को जैसे ही आपने टच किया, दिवाली शायद पहले आ गई, पटाखे फूट रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं। लूंगी इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक, वापस आती हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अर्शदीप खड़ियल कांग्रेस पार्टी से, राम कदम जी भी हैं, पिंकी आनंद जी भी हैं, रिजवान सिद्दीकी भी हैं। जाइएगा कहीं मत, छोटा सा ब्रेक 2 मिनट का, लौट कर आ रहे हैं और पूछेंगे छोटा केस बड़ा कैच, क्या यही पब्लिसिटी स्टंट कहलाता है या जो एनसीबी कर रही है वो सही कर रही है? आप किस तरफ खड़े हैं, पूछेंगे ब्रेक के बाद। दोबारा आपका सवाल पब्लिक का शो पर स्वागत है। और मैं अर्शदीप खड़ियल आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि ये सवाल आ रहे हैं, सवाल पब्लिक का शो पर हमसे पूछा जा रहा है। मनोज गुलाटी जयपुर से पूछ रहे हैं कि इतनी ऑब्सेशन ऑपोजिशन को आर्यन खान से क्यों है, क्यों इतनी सिंपैथी है? क्योंकि अरमान कोहली भी बॉलीवुड से हैं, उनकी बेल भी रिजेक्ट हो गई, उनके ऊपर से भी कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुए, लेकिन आप उनके लिए नहीं रोए जितना आप आर्यन खान के लिए रो रहे हैं। और जयवर्धन बहुगुना भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूट्यूब के जरिए। उन्होंने सवाल पूछा है, अरमान कोहली के पास भी ड्रग्स नहीं मिली पर उसकी बेल भी रिजेक्ट हो गई, आर्यन पर हाय तौबा क्यों मचाई हुई है? आपकी पार्टी से बहुत सवाल आ रहे हैं और आज कार्ति चिदम्बरम ने भी ट्वीट किया है कि ये कोई बड़ी साजिश है। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ वंस एंड फॉर ऑल कि द मैटर इज सब जुडिस. We're not supposed to be talking about that. I don't know why a trial by media is happening in the first place. दूसरी बात, if drugs and bail are such big matters, तो जब ड्रग्स वहां पे गुजरात में पकड़े जाते हैं 20,000 करोड़ रुपए के, तब क्यों नहीं ऐसे मीडिया ट्रायल बाय मीडिया होता? जब हमारे लाड साहब बीजेपी के कुचल देते किसानों को, तब क्यों नहीं बात होती? सुप्रीम कोर्ट तक सो मोटो कॉन्ग्रेजेंस लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट रेप्रीमांड करते हैं यूपी गवर्नमेंट को कि लाड साहब को पकड़ा जाए. व्हाई हैज द यूपी गवर्नमेंट, यूपी पुलिस नॉट टेकन एन एक्शन अगेंस्ट हिम? तब ट्रायल बाय मीडिया नहीं होता. आपकी मेमोरी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, इस केस से भी बहुत छोटी है, क्योंकि आप खुद लखीमपुर खीरी के हर केस पर और हर बहस पर इस चैनल पर रहे हैं, लेकिन आप पिछले हफ्ते की बात अगर याद नहीं रख सकते तो आपको शायद बादाम खाने चाहिए, आपकी याददाश्त कमजोर है. लेकिन राम कदम जी जवाब दीजिए. अर्शदीप खड़ियल ने जवाब नहीं दिया कि अरमान कोहली पर इनके क्यों आंसू नहीं बहते, क्यों आर्यन खान पर बह रहे हैं. ये भी सवाल पब्लिक पूछ रही है. राम कदम जी. नाविका जी, सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, एनसीबी की टीम में प्राइवेट लोग क्या करे थे? देखिए नाविका जी, बीजेपी के व्यक्ति थे वहां पे, यहाँ पर व्यक्ति विशेष टिप्पणी करने की बजाय अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ है? I just want to conclude. मुझे अरमान भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री का एक अच्छा एक्टर है पूछना चाहता और आर्यन को भी आगे एक बहुत अच्छा बढ़िया भविष्य है. तो इसके लिए व्यक्ति विशेष टिप्पणी करने की बजाय हमारे देश के नौजवान ड्रग्स से कैसे बच सकते हैं, ये ड्रग माफिया किस प्रकार जेल के सलाखों के पीछे जाए, ये हमारा सबका, सभी दलों का, समाज के सभी लोगों का एक परम कर्तव्य है. तो इसके लिए व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे. पर दुर्भाग्य है कि यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता खुद का ब्लड प्रेशर बढ़ा करके जो लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछना चाहता हूं. तुम महाराष्ट्र में सत्ता में बैठे हो, ड्रग माफिया का समर्थन तुम्हारी सरकार कर रही है,
जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं उन पर तुम्हारी सरकार टूट पड़ रही है, ना तुम्हारी पुलिस कार्रवाई करती है, ना तुम्हारी सरकार कार्रवाई करती है, और जो कार्रवाई एनसीबी के अफसर ना सुन लीजिए। नहीं, पर राम कदम जी यहाँ पर मैं आना चाहूंगी। क्या आप महाराष्ट्र की राजनीतिक लड़ाई आर्यन खान या अरमान कोहली के कंधों से लड़ेंगे? क्योंकि वो महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही, तो हम लेकर दिखाएंगे, हम बड़ा केस बना देंगे। क्या ये मानसिकता है? क्योंकि अगर विटनेस हैं जिन्होंने बताया उनका बीजेपी से कनेक्शन है, आज वो एब्सकॉन्डिंग क्यों है? अगर अच्छा काम किया खबर देने का तो उनको रहना चाहिए, एब्सकॉन्डिंग क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं उन्हें? एनसीबी के साथ नविका जी, इनकी आवाज मौन करे तो मैं जवाब दे दूं। नविका जी, मेरा सवाल है, इसका जवाब दीजिए। एनसीबी के साथ बीजेपी का मेंबर क्या कर रहा था? उनकी फोटो जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए। हाँ, अर्शदीप जी, आप जवाब तो सुन लीजिए। वो जो भी बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसने देश हित में ड्रग्स के बारे में जानकारी एनसीबी अफसरों को साझा की। क्या ये देश हित में काम नहीं है? क्या उसको जानकारी थी, उसने देनी नहीं चाहिए थी? अगर पर आप क्यों भाग गया? अरे सुन तो लीजिए। आप एब्सकॉन्डिंग क्यों है? नहीं, एब्सकॉन्डिंग क्यों है उस पर चर्चा हो सकती है। महत्वपूर्ण क्या है? नहीं, तो उसी पर चर्चा करिए ना। आप एब्सकॉन्डिंग क्यों है? नविका जी, अब वो जो एब्सकॉन्डिंग है उससे जाकर के पूछिए, उसका प्रवक्ता कमाल है, प्रवक्ता सुन लीजिए। कार्यकर्ता आपका है। अब मैं जाके पूछूंगी, अगर मैं ही ढूंढ सकती तो मैं ही पुलिस, मैं ही एनसीबी, सब कुछ मैं ही बन जाती हूँ। नविका जी, केवल मात्र 10 सेकंड देना। अरे आप बताइए। अच्छा, नविका जी, केवल मात्र 10। नविका जी, आप एक वरिष्ठ और बेबाक तरीके से सवाल पूछने वाली एक बहुत अच्छी पत्रकार हो। मेरा केवल एक ही सवाल है, जिस व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन एनसीबी को दी, अब संजोग से वो भाजपा का कार्यकर्ता निकला, तो वह जानकारी उसने देनी चाहिए थी देश हित में या नहीं देनी चाहिए थी? अब उसने जानकारी दी है, इस पर भी कांग्रेस को आपत्ति है, क्योंकि ड्रग माफिया इनके रिश्तेदार है शायद, या तो ड्रग माफिया से इनको वसूली आ रही है। अब वो कहाँ गया, क्या गया, उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि उसने जो जानकारी दी वो सही जानकारी। आप बात को पलट रहे हैं, लेकिन पिंकी आनंद, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पिंकी आनंद जी, अगर आप कह रही हैं कि एनसीपी का केस ठीक है, अगर आप कह रही हैं कि राजनीति नहीं है, तो विटनेसेस एब्सकॉन्डिंग क्यों हैं? पॉलिटिकल कलर क्यों है? कार्यकर्ता पकड़कर ला रहा है आर्यन खान को, जो तस्वीरें सब जगह चली हैं, हमारे चैनल पर भी चली हैं, गोसावी आर्यन खान को पकड़ के ला रहा है। अगर छापा एनसीबी का था तो बीजेपी का कार्यकर्ता क्यों पकड़ रहा है लोगों को? अगर मिला कुछ नहीं आर्यन खान पर तो उसके बाद अरेस्ट क्यों? उसके बाद इतने दिन बेल क्यों नहीं? ये सवाल लोग पूछने से अब हिचकिचा नहीं रहे हैं। हाँ, सवाल ये भी लोग पूछ रहे हैं कि आर्यन खान में इतना इंटरेस्ट क्यों? लेकिन राजनीतिक एंगल से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि राजनीतिक लोग पकड़कर ला रहे थे आर्यन खान को और अब वो एब्सकॉन्डिंग है कन्वीनियंटली। देखिए नविका जी, जहां तक राजनीति की बात है, कौन आगे आया और कौन अब्सकॉन्ड कर रहा है, सही बात है। मतलब आप उनसे पूछ लीजिए वो अब्सकॉन्ड क्यों कर रहे हैं, उनको पकड़ के कोई ले गया है, वो खुद अब्सकॉन्ड कर रहे हैं, तो शायद आज की तारीख में आप लोग बता नहीं सकेंगे। और नविका जी डेफिनेटली उस पोजीशन में अभी तक नहीं आई कि प्रोसिक्यूटर, पुलिस और इन्वेस्टिगेशन सब कुछ वही कर ले। इस बात पे मैं तो कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। जहां तक सवाल है एनसीबी के छापे का, वहां तक की बात हो रही है। केस बनता है नहीं बनता है उसके ऊपर चर्चा है। लोग प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? लोग प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं, उत्सुक है जानने के लिए कि क्या असलियत है और क्या नहीं है। लेकिन उसका मुद्दा और क्या है, इसके भी और मुझे नहीं समझ में आया। केस बनने का सवाल है, चर्चा हो चुकी है। केस बन सकता है, बनता है, जो एनडीपीएस के अंडर है। अगर आपकी कॉन्स्पिरेसी होती है ड्रग पेडलिंग में, कमर्शियल क्वांटिटी में अगर आप भागीदारी करते हैं, क्वांटिटी कुछ पकड़ी गई है, आर्यन से नहीं पकड़ी गई है, ये फैक्ट है। लेकिन एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी जो पिछली 100 वीक की आपसे बात चर्चा कर रहे थे, उसमें अगर आपकी रिकवरी नहीं भी होती, लेकिन अगर आप लिंक के पार्ट है तो आप कॉन्स्पिरेसी में आते हैं। इस प्रकार से ये सब सिचुएशन है। आज की तारीख में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है
जो विटनेसेस हैं आगे आए हैं, तो पिंकी आनंद जी, examine हो रहे हैं। पिंकी आनंद जी, सिर्फ एक सवाल कि पिछले एक साल से बहुत हाई प्रोफाइल केसेस किए हैं एनसीबी ने, चाहे वो दीपिका पाडुकोण हो, चाहे वो बाकी बॉलीवुड के स्टार्स हों, अब तक उन पर कोई आगे रिजल्ट नहीं दिख रहा। तो क्या ये एक फिशिंग एक्सपीडिशन नहीं मानना चाहिए, और अगर नहीं मानना चाहिए तो क्यों नहीं मानना चाहिए? नहीं, मैं आपसे बोलूं नविका जी, देखिए एक चीज समझ लीजिए, कॉन्स्पिरेसी के केसेस कुछ अलग होते हैं। कॉन्स्पिरेसी के केसेस को आगे आने में, उनका केस बनने में जरूर समय लगता है, इन्वेस्टिगेशन में भी लगता है, ये सब जानते हैं। ये कानूनी तर्क है, इसमें अपनी तरफ से कुछ टिप्पणी और ऐड नहीं कर रही। लेकिन क्या होगा और जल्दी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हु इज डिस्प्यूटिंग दैट कि केसेस आपके जल्द से जल्द आगे आए, आगे ट्रायल पे जाए, आगे ट्रायल में जाकर चाहे कन्विक्शन में जाए, चाहे आगे एक्विटी में जाए। लेकिन हमारा देश का कानून यही कहता है, एनडीपीएस एक बहुत बड़ा जुर्म है। ड्रग्स जो है समाज को खराब करते हैं, ये मान के चलते हैं। ड्रग्स, हमारे देश में कानून है कि ड्रग्स बंद होने चाहिए। जो भी कोई इसमें डील करता है, जो भी किसी प्रकार से समाज में ये फैलाता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सख्त कानून एनडीपीएस का बना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश में ड्रग्स बंद होने चाहिए, युवा पीढ़ी को ड्रग्स के गिरफ्त में नहीं आना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि आप रिहैबिलिटेशन कराएंगे ऐसे यंग लोगों का, या आप उन्हें जेल में डाल देंगे और इस तरह से उनकी वापसी का रास्ता खत्म कर देंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या कॉन्स्पिरेसी का एंगल एनसीबी प्रूव कर पाएगी? क्योंकि यही एक बिना है जिस पर एनसीबी ने आर्यन खान को अब तक जेल में रखा है। मेहमानों से मैं धन्यवाद करती हूं, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सिद्धांत मिश्रा। शाहरुख खान ने आर्यन को खर्च के लिए मनी ऑर्डर भेजा है जेल में। आर्यन खान को 4,500 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है, और ताजा खबर आ रही है इस वक्त जेल से। मैं सिद्धांत मिश्रा के पास जाना चाहूंगी, हमारे संवाददाता जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धांत, क्या जानकारी दे सकते हैं आप हमें लेटेस्ट? आर्यन इस वक्त कहां है? अलग सेल में है या उन्हें बैरक में शिफ्ट कर दिया? क्या है, क्या जानकारी है आपके पास? जी नविका जी, जो हमें जानकारी जेल सूत्रों से मिल रही है वो ये है कि 4,500 रुपए आर्यन खान को 3 दिन पहले भेजे गए थे। ये मनी ऑर्डर की प्रक्रिया होती है जो हर कैदी के लिए मुहैया कराता है जेल एडमिनिस्ट्रेशन। एक कैदी महीने में 4,500 रुपए ही अपने परिवार से ले सकता है, और ये अमाउंट आर्यन खान ने ले लिया है। आर्यन ने इससे कैंटीन से कुछ परचेज भी किया है, ई टेबल्स, ये हमें जेल ऑफिशियल्स बता रहे हैं। साथ ही साथ N956 आर्यन खान का कैदी नंबर होने जा रहा है आर्थर रोड जेल में। ये जो बैच है ये इनको दिया जा चुका है। नविका जी, आज सुबह आर्यन खान के क्योंकि 7 दिन क्वारंटीन बैरक में पूरे हो गए थे, इसलिए उनको नॉर्मल बैरक में शिफ्ट किया गया है, और उनकी जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। और आर्यन को शिफ्ट करते वक्त इस बात का एहतियात बरता है जेल प्रशासन ने कि जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं आर्थर रोड जेल में, क्योंकि आर्थर रोड जेल महाराष्ट्र का एक नोटोरियस जेल माना जाता है जहां पे अंडरवर्ल्ड से लेके टेररिस्ट बंद हैं। ऐसे में उन तमाम कैदियों से आर्यन को दूर रखा जाए, और जो लेसर क्राइम के क्रिमिनल्स हैं, अंडर ट्रायल कन्विक्ट क्रिमिनल्स हैं, उनके साथ उनको रखा गया है। ये जानकारी देने के लिए सिद्धांत मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस सवाल पब्लिक का शो पर आज बस इतना ही। हम आपको बताते रहेंगे इस केस में आगे क्या होगा, लेकिन अगली सुनवाई 20 तारीख अक्टूबर को। तब तक आर्यन खान जेल में ही रहेंगे।